हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका भित्ति आपने पढ़ लिया था, कोशिका झिल्ली अब आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है, आपको पता है कि कोशिका झिल्ली जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, सेल वॉल भी पाई जाती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों में पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन नाम जो है, नाम सबसे पहले दिया था नगेली एंड कैरामर ने। सबसे पहले जो है नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन, नाम जो है सबसे पहले किसने दिया था? नगेली एंड कैरामर ने दिया था। और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को हम प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। और ये प्लाज्मा लेम्मा नाम जो है किसने दिया था? प्लाज्मा लेम्मा नाम जो है ये दिया था प्लोवर ने। ठीक है, किसने दिया था? प्लोवर ने दिया था। और ये कोशिका झिल्ली जो है ये कैसी होती है? कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली ये लचीली होती है, पतली होती है, ठीक है, प्रत्यास्थ होती है, या वही प्रत्यास्थ लचीली एक ही चीज होगा। ठीक है, ये जो है पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, और जो है कैसी होती है? जीवित होती है। ठीक है, जीवित, पतली, प्रत्यास्थ और चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है ये कैसी होती है? जीवित होती है, पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है अर्थात लचीली होती है, और चयनात्मक पारगम्य होती है अर्थात ये कुछ ही चीजों का जो है क्या करती है? परिवहन करती है। कुछ ही जो है चयनात्मक चीजों को ये अपने अंदर जाने देती है या बाहर जाने देती है। ठीक है, ये है थोड़ा सा इसके बारे में। सेल मेम्ब्रेन नाम सबसे पहले नगेली एंड कैरामर ने दिया, इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेम्मा नाम किसने दिया? प्लोवर ने दिया। और कोशिका झिल्ली कैसी क्या है? ये जीवित, पतली, प्रत्यास्थ एवं चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली की संरचना की बात अगर हम करें तो कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से जो है इसके संबंध में मॉडल प्रस्तुत किए हैं। यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बताए हैं कोशिका झिल्ली के। ठीक है, तो कुछ जो है वैज्ञानिक का जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन से मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं किनके द्वारा। तो कोशिका झिल्ली की संरचना में हम देखेंगे कि इसके लिए जो है 3 मॉडल पढ़ने होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए जो है कितने मॉडल हैं? 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत है। पहला मॉडल जो है, कोशिका झिल्ली की संरचना की बात हो रही है, पहला जो है वो है सैंडविच मॉडल। ठीक है, पहला जो है ये है सैंडविच मॉडल। इसे जो है हम ट्राइलेमिलर मॉडल भी कहते हैं, यानी कि त्रिस्तरीय मॉडल। इसको दिया था सबसे पहले डेवसन एंड डेनियली ने। किसने दिया इसे? डेवसन एंड डेनियली ने दिया। इन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में 2 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? इसमें जो है 2 चीजें पाई जाती हैं। 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोटीन पाया जाता है और दूसरा जो है फास्फोलिपिड। प्रोटीन पाई जाती है और फास्फोलिपिड पाई जाती है। इन्होंने बताया कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन ऊपर और नीचे, यानी कि प्रोटीन के 2 स्तर, ऊपर का जो है स्तर प्रोटीन होता है और नीचे का स्तर क्या होता है? प्रोटीन होता है। और बीच में क्या पाए जाते हैं? बीच में फास्फोलिपिड के
द्विस्तर पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड के द्विस्तर, फास्फोलिपिड द्विस्तर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये क्या है, प्रोटीन स्तर है, और नीचे की तरफ भी प्रोटीन स्तर है, और ये बीच में जो है ये वाला भाग जो है ये क्या है, प्रोटीन यानी कि फास्फोलिपिड का द्विस्तर है। एक ये और एक ये फास्फोलिपिड का द्विस्तर है। तो इन्होंने यही कहा, डेनियली एंड जो है डेवसन ने, इन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती है और फास्फोलिपिड पाई जाती है। ऊपर और नीचे की तरफ जो है प्रोटीन स्तर होती है, और बीच में जो है क्या होता है, फास्फोलिपिड। जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच में आप देखते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होता है, ब्रेड लगा हुआ होता है, बीच में मसाले भरे हुए होते हैं। सेम उसी तरीके से जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। और इन्होंने कहा कि जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड का जो द्विस्तर है यानी कि जो फास्फोलिपिड स्तर है, इसमें जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ भाग होता है ये कहलाता है ध्रुवीय सिरा, यानी कि इसको हम शीर्ष भाग कहते हैं। और ये वाला भाग जो पूंछ की तरह से दिखाई दे रहा है, इसको पूंछ वाला भाग यानी कि पूंछ कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो शीर्ष भाग होता है फास्फोलिपिड का, जो शीर्ष भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं। और वो कैसा होता है, वो जल स्नेही होता है। और इसका जो पूंछ वाला भाग होता है यानी कि अध्रुवीय भाग जो होता है वो कैसा होता है, जल विरागी होता है। प्रोटीन का स्तर जो है ये ऊपर की तरफ, प्रोटीन का स्तर जो है ये कितनी इसकी मोटाई होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और फास्फोलिपिड जो है इसकी मोटाई कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 यानी कि ऊपर की तरफ 20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन स्तर ऊपर की तरफ होती है, और 20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन की स्तर जो है कहाँ पे होती है, नीचे की तरफ होती है। यानी कि टोटल इनकी मोटाई कितनी होती है, दोनों मिला के 20-20 40, और 35 जो है क्या है, फास्फोलिपिड के द्विस्तर है। टोटल इसकी मोटाई जो है वो कितनी होती है, 70 एंगस्ट्रॉम अर्थात 70 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा मॉडल, दूसरे वैज्ञानिकों ने जो है फिर ये गलत मान लिया गया। बाद में जो है जब और वैज्ञानिकों ने जो है अध्ययन किया तो उन लोगों को ये पता चला कि ऐसा इस तरीके से जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना इस तरीके से नहीं होती है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इसको अमान्य कर दिया। उसके बाद दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया, वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा मॉडल जो है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यानी कि इकाई कला मॉडल। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको दिया था रॉबर्टसन ने, इसको दिया रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया, रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया। और इन्होंने भी कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी संरचना कैसी होती है, त्रिस्तरीय होती है। इसकी संरचना जो है वो कैसी होती है, त्रिस्तरीय होती है। और इन्होंने कहा, रॉबर्टसन ने कहा कि कोशिका में जितने भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सभी कोशिकांग के झिल्ली जो होते हैं वे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। इन्होंने कहा कि सभी कोशिकांगों के झिल्ली संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। ये कहा किसने, रॉबर्टसन ने कहा। फिर जो है बाद में इसको भी क्या कर दिया गया, गलत सिद्ध कर दिया गया कि इस तरह से इन्होंने भी सेम इसी तरीके से बताया। जैसे इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है, त्रिस्तरीय संरचना होती है। आपने देखा कि द्विस्तर जो है क्या होती है, फास्फोलिपिड होती है, और एक प्रोटीन की स्तर होती है। इन्होंने भी यही चीज कहा कि जो है कोशिका झिल्ली की संरचना जो है वो त्रिस्तरीय होती है। तो इनका भी लगभग जो है जो सैंडविच मॉडल है इसी के जैसा था। फिर इसलिए जो है इसको भी गलत मान लिया गया कि ये भी गलत है। इसके बाद जो है तीसरा मॉडल आया, उसे हम कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। तीसरा मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। इसको किसने दिया? ये दिया है, तरल मोज़ेक मॉडल दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। और इन्होंने ये कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है? अर्ध तरल होती है। अर्ध तरल का मतलब जैसे जेली जो है होता है देखने में, ना तो वो ठोस होता है ना ही द्रव होता है, जेली की तरह से, यानी कि अर्ध तरल। कोशिका झिल्ली जो है वो कैसी होती है? अर्ध तरल होती है। और इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है? फास्फोलिपिड पाई जाती है। इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन। इन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है? अर्ध तरल होती है। और इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, फास्फोलिपिड पाई जाती है और प्रोटीन पाई जाती है। ये फास्फोलिपिड जो है ये क्या करती है? ये तरलता प्रदान करती है। ये कोशिका झिल्ली को जो है तरलता प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करती है। और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करती है? इसी फास्फोलिपिड के अंदर जो है मोज़ेक, फास्फोलिपिड के अंदर मोज़ेक प्रतिरूप में पाई जाती है। ये जो है इन्होंने क्या कहा सिंगर निकोलसन ने कि जो कोशिका झिल्ली है वो अर्ध तरल होती है। इसमें दो चीजें फास्फोलिपिड और प्रोटीन पाई जाती है। फास्फोलिपिड जो है ये तरलता प्रदान करती है और प्रोटीन जो है यानी कि कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करती है और प्रोटीन जो है इसी फास्फोलिपिड के अंदर मोज़ेक प्रतिरूप में पाई जाती है। इन्होंने जो है इसे गुलाब जामुन मॉडल भी कहा। गुलाब जामुन मॉडल भी कहा है। सिंगर एंड निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल को गुलाब जामुन मॉडल भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि फास्फोलिपिड क्या है? तरल है और उसी तरल के अंदर जो है प्रोटीन क्या है? पाए जाते हैं, मोज़ेक प्रतिरूप में पाए जाते हैं। तो गुलाब जामुन में आपने देखा होगा कि अगर जब बड़े बड़े हलवाई के यहाँ जब कढ़ाई में गुलाब जामुन बनाते हैं तो क्या होता है? कढ़ाई में तेल भरा हुआ होता है ढेर सारा, और जब गुलाब जामुन को तलते हैं तो क्या होता है? उस समय कुछ गुलाब जामुन जो है ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, कुछ जो है नीचे एकदम तली में बैठे हुए रहते हैं और कुछ जो है बीच में होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो तरल मोज़ेक मॉडल यानी कि इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली सेम उसी तरीके से होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फास्फोलिपिड है, ये तरल है और इसी में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं मोज़ेक प्रतिरूप में। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परिधीय प्रोटीन, एक होता है परिधीय प्रोटीन जो कहाँ पाया जाता है? परिधि पर, परिधि पर पाया जाता है और इसे हम जो है आसानी से अलग कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आंतरिक प्रोटीन, दूसरा है आंतरिक प्रोटीन। ये कहाँ पाया जाता है? ये केंद्र में पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं अंदर की तरफ पाया जाता है। ये जो है अंदर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, और इसे हम आसानी से जो है अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है तरल मोज़ेक मॉडल। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन है ऊपर की तरफ, यानी कि परिधि पर जो है सतह पर पाए जा रहे हैं कुछ प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं परिधीय प्रोटीन अर्थात एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये इनकी मोटाई कितनी होती है? इनका जो प्रतिशत होता है वो 30 होता है। मोटाई में इनका जो प्रतिशत होता है परिधीय प्रोटीन का 30% होता है। और यहाँ पे जो है अंदर की तरफ आप देख रहे हैं आंतरिक प्रोटीन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और इसका जो अनुपात होता है यानी कि ये कितना होता है? 70% होता है। और इसमें जो है कुछ और प्रोटीन पाए जाते हैं जो जितनी मोटी कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली के मोटाई के बराबर जो है एक प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं टनल प्रोटीन।
तो इस प्रकार से, और बीच में जो है पूरा अर्ध तरल के रूप में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, और उसी में ये प्रोटीन जो है मोजेक प्रतिरूप में कुछ जो है परिधि पर होते हैं और कुछ अंदर की तरफ होते हैं, मोजेक प्रतिरूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो परिधीय प्रोटीन है आप देख रहे हैं कि ये परिधि पर पाई जा रही है। ठीक है, और इसे हम जो है आसानी से अलग कर सकते हैं। ये अंदर की तरफ पाई जा रही है, इसलिए हम इसे आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रख लेना है कि इसमें जो प्रोटीन है, यानी कि कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन में जो है फ्लिप फ्लप मूवमेंट, यानी कि फ्लिप फ्लप गति जो है ये संभव नहीं है। फ्लिप फ्लप गति संभव नहीं है। फ्लिप फ्लप गति का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो प्रोटीन है क्या है, इसमें मोजेक रूप में पाए जाते हैं, मतलब गति करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आंतरिक प्रोटीन है वो इस वाले सतह से तैरते हुए यहाँ या मूवमेंट करते हुए इस वाले सतह में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। या इस वाले सतह में जो प्रोटीन है वो मूवमेंट करते हुए इस वाले सतह में पहुंच जाए, वो यहीं पे इसी सतह में क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, और यहाँ के प्रोटीन इसी सतह में मूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ चला आए और यहाँ से यहाँ चला आए। इसी को हम कहते हैं फ्लिप फ्लप गति, यानी कि फ्लिप फ्लप मूवमेंट। ये जो है संभव नहीं होता है। तो ये थे 3 मॉडल। पहला क्या था, सैंडविच मॉडल, दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा है तरल मोजेक यानी कि फ्लूइड मोजेक मॉडल। दोनों आप फिगर बना लेंगे और तीनों के बारे में जो हमने बताया पॉइंट वाइज आप उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है आपको जानना है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन में 3 चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती है, फास्फोलिपिड पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। प्रोटीन ये पाई जाती है 60 से 70% और इसमें फास्फोलिपिड पाई जाती है, ये जो है 30 से 40%, और इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है 1 से 5%। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो फंक्शन जो है इसका पहला तो होता है चयनात्मक पारगम्य। ये कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, उसका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। और ये किसका काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन का काम करती है, परिवहन का कार्य, ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। तीसरा काम इसका जो है, ये जो है क्या करती है, कोशिका की पहचान करती है। ठीक है, कोशिका से कोशिका की पहचान करती है। और इसमें क्या होता है, एक्जोसाइटोसिस, यानी कि ये जो है पदार्थों को क्या करती है, बाहर करती है। और इसमें होता है 5वां फंक्शन इसका एंडोसाइटोसिस, यानी कि ये क्या करती है, पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है। ये इसके कार्य होते हैं। ठीक है, इसके कार्य होते हैं। पहला क्या है, चयनात्मक पारगम्य, यानी कि ये जो है कुछ ही चीजों को, चयनात्मक चीजों को जो है अंदर बाहर करती है, यानी कि अपने अंदर जाने देती है, परिवहन का काम करती है। ठीक है, ये जो है जो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, या और जो इसके लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका क्या करती है, परिवहन करती है। ठीक है, कोशिका से कोशिका की पहचान, कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका से कोशिका की
पहचान करती है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ये जो है कुछ पदार्थों को क्या करती है, यानी कि जो इसके लिए आवश्यक नहीं है उन पदार्थों को क्या करती है, बाहर करती है। इंडोसाइटोसिस पदार्थों को ये अंदर की तरफ ग्रहण करती है, अंदर ग्रहण करती है, चाहे वो ठोस पदार्थ हो यानी कि फैगोसाइटोसिस हो या पिनोसाइटोसिस हो। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कठोर पदार्थ, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है तरल पदार्थ। यानी कि ये फैगोसाइटोसिस एंड जो है पिनोसाइटोसिस को क्या करती है, अंदर या बाहर करती है। ठीक है, तो ये था कोशिका झिल्ली के बारे में। इसमें आपने देखा कि 3 मॉडल हैं और ये कंपोजिशन, उसके बाद इसके कार्य। तो बस यही इतना है आपका कोशिका झिल्ली। इसको आप पढ़िएगा, नोट करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।